बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, आज ईद उल अजहा का जो है वो मुबारक दिन है और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मुसलमान हैं वो इस ईद को मना रहे हैं, ईद कुर्बान को मना रहे हैं। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में हमारे देखने वाले हैं और दुनिया भर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमारे देखने वाले तमाम को एक तो ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों और जहाँ भी रहें खुश रहें और खुश रखें। ख़ास तौर पर जो आज की जो दिन है उसकी मुनासबत से अगर बात की जाए तो ईद कुर्बान जो है वो एक फ़लसफ़ा भी है, जहाँ एक तरफ हम जो है वो एक कुर्बानी का जो फरीज़ा है वो सरअंजाम देते हैं, दूसरी तरफ ये जो ईद है वो हमें फ़लसफ़ा भी देती है, वो भी एक कुर्बानी का फ़लसफ़ा है कि उसमें एक तो अपने इर्द गिर्द आज का जो दिन है ख़ास तौर पर इस दिन की मुनासबत से कि आप अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखें, अपने जो हमसाए हैं, अपने जानने वाले हैं या जिन लोगों को आप नहीं भी जानते उन पर नज़र रखें कि बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो माशी तौर पर जो मुल्क के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो लोग जो है वो ईद ईद नहीं मना सकते उस तरह जिस तरह आप मैं हम मना लेते हैं। हम अपने बच्चों के लिए कपड़े भी खरीद लेते हैं, बच्चों के लिए ईदी भी उनको देते हैं, तरह तरह की चीज़ें भी बनाई जाती हैं, हर चीज़ होती है। लेकिन हमारे गिरदो नवाह में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये सारी खुशियाँ ना खुद मना सकते हैं ना अपने बच्चों को जो है वो उनके लिए ला सकते हैं। तो इसलिए हमें एक पैगाम के तौर पर एक जो एक माशरे में एक हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी लेकर और ईद के इस पैगाम को लेकर हमें उन पर नज़र रखनी चाहिए और उनकी इस तरह मुआवनत करें, मदद करें, दिल खुश हो उनका भी और आप जो है वो इस तरह मदद करें कि दूसरे हाथ को भी जो है वो पता ना चले, कि उनकी दिल आज़ारी ना हो, उनको ये महसूस ना हो कि लोग जो है वो कहेंगे कि आप जो है वो फ़लाँ से मदद ली है, फ़लाँ से मुआवनत ली है। तो ये एक कुर्बानी और ये जो जज्बा है वो इस तरह आप उसमें कंट्रीब्यूट करें कि दूसरों को पता भी ना चले, ख़ास तौर पर उन लोगों की दिल आज़ारी ना हो, वो उनके दिलो दिमाग में ये चीज़ ना जाए कि दूसरे लोग क्या कहेंगे कि मैं इनसे जो है मदद ले रहा हूँ। बहुत सारे हमारे माशरे में लोग ऐसे होते हैं जो खुद जो है इजहार कर देते हैं कि उनकी कुछ मदद की जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कभी इजहार नहीं करते लेकिन उनके बच्चों को भी खुशियाँ चाहिए होती हैं। इसलिए खुद उन लोगों तक पहुँचे, अप्रोच करें और उन लोगों का एक्सेस करके उनकी मदद करें ताकि वो हमारी खुशियों में जो है वो शामिल हो सकें। और ख़ास तौर पर जो ईद कुर्बान पे हम कुर्बानी करते हैं उस गोश्त को उसको फ्रीज करने की बजाय जो आपका जो आप चाहते हैं कि आप खुद इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा कुछ अपने रिश्तेदारों को, अपने हमसायों को देकर तमाम जो लोग हैं हर घर तक पहुंचाए जो है वो कुर्बानी में जिन्होंने हिस्सा नहीं डाला होता, ताकि वो भी हमारी खुशियों में उसी तरह जो है वो शामिल हो सके। एक तो ये मामला है, इस पे आज ईद का दिन है, हमने बात जो करनी है वो ईद के बाद अदालती महाज पर जो बड़े फैसले हैं वो होने जा रहे हैं। मखसूस नशिस्तें, ट्रिब्यूनल तब्दीली का जो मामला है वो क्या रुख इख्तियार करेगा और इद्दत केस का मुतवक्को फैसला क्या हो सकता है और इमरान खान की क्या दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है, इस पे हम तफसील से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको फौरन उसका लिंक मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम कि ईद के बाद जो अदालती महाज है वो गर्म होगा। वो किस तरह गर्म होगा? एक तो जो ट्रिब्यूनल तब्दीली के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है और पहला वर्किंग डेज मतलब आज ईद है, कल और परसों 2 दिन ईद मतलब 3 दिन ईद होगी और जो थर्सडे है, थर्सडे को ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच के सामने मुकर्रर है और इब्तदाई तौर पर ऐसे लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। बैकग्राउंड ये है कि 5 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने
6 نام جو الیکشن ٹریبونل جو الیکشن میں مبینہ طور پر دھاندلی یا اس قسم کے الزامات ہوتے ہیں تو سارے کیسز الیکشن ٹریبونلز میں جاتے ہیں، اور پنجاب میں بہت زیادہ الزامات تھے تو پنجاب میں زیادہ ٹریبونلز چاہیے ہیں، اور یہ 5 اپریل کو الیکشن کمیشن کو 6 لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے نام بھیجتے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن اس پہ کچھ نہیں کرتا۔ اب اس دوران تقریباً الیکشن کمیشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 27-28 مئی تک کچھ نہیں کرتا، تو یہ 1 ماہ اور تقریباً 20-22 دن بنتے ہیں جب الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا، اگرچہ الیکشن کمیشن کو معلوم تھا کہ جو الیکشن ٹریبونلز ہیں انہوں نے 180 دن میں اپنی کاروائی مکمل کرنی ہوتی ہے، جس دن الیکشن ٹریبونل نوٹیفائی ہو جائیں۔ تو الیکشن ٹریبونلز جو ہے وہ پنجاب میں 2 الیکشن ٹریبونل نے کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے جب انہوں نے کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو 180 دن میں انہوں نے کام مکمل کرنا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے 1 ماہ اور 22 دن لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھیجے جانے والے 6 ججز پہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ پھر 27 مئی کو حکومت پاکستان کی جانب سے ایک آرڈیننس جاری ہوتا ہے۔ آرڈیننس جاری یہ ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بھی ریٹائرڈ جج کو ٹریبونل لگا سکتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹریبونل کو ڈیورنگ کاروائی چینج بھی کر سکتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایسے تاثر ملا اس سے کہ یہ بدنیتی پر جاری جو ہے وہ یہ آرڈیننس ہے کہ جس میں حکومت وقت خود جو فارم 47 کے جس کے اوپر الزامات ہیں کہ وہ فارم 47 کی حکومت ہے، تو اس نے خود ہی اپنے لیے جو ہے وہ آسانی کے لیے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس قسم کا جو ہے وہ آرڈیننس جاری کیا، اور وہ بھی آرڈیننس کس نے جاری کیا؟ وہ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی، جن کے خلاف کیس جو ہے وہ پینڈنگ ہے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہوا۔ تو اس دوران پھر یہ ہوا کہ جب ٹریبونل کے 6 ججز کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی نہیں کیا تو سلمان اکرم راجہ نے لاہور ہائی کورٹ میں اس معاملے کو چیلنج کر دیا۔ وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ جب نامینیشن ہائی کورٹ بھیج دیتی ہے الیکشن کمیشن کو تو الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ وہ جو ججز ہیں ان کو ٹریبونل کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، لیکن الیکشن کمیشن نے پھر بھی بودر نہیں کیا، بلکہ الیکشن کمیشن نے آرڈیننس کے تناظر میں اسلام آباد کے ٹریبونل کو تبدیل کر دیا۔ اس دوران لاہور ہائی کورٹ نے ایک ٹائم دیا تھا کہ فلاں ٹائم تک الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرے، اگر نہیں کرتا تو تصور کیا جائے گا کہ وہ 6 ٹریبونل تعینات ہو چکے ہیں۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نوٹیفائی کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے اسی فیصلے کے تناظر میں کہ 6 ٹریبونل جو ہے وہ تعینات ہو گئے ہیں، لیکن اب الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، جس کی سماعت 20 جون کو جمعرات کے دن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ کرے گا۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ بینچ اس فیصلے کو معطل کر دے گا، لیکن اگر معطل کرتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جس کی کارکردگی پر 8 فروری کے الیکشنز کے حوالے سے سیریس نوعیت کے سوالات آج بھی موجود ہیں، پھر الیکشن کمیشن پر مزید سوالات اٹھیں گے۔ حکومت وقت پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں کہا کہ وہ ریٹائرڈ ججز کو ٹریبونل تعینات کر سکتے ہیں۔ یہ وہ حکومت ہے جس نے 2023 میں خود قانون سازی کی کہ جو ریٹائرڈ جج ہے وہ تعینات نہیں ہوگا ٹریبونل کے لیے، بلکہ اس میں صرف سرونگ جج جو ہے وہ تعینات ہو سکتا ہے، لیکن اب حکومت نے پتہ نہیں کس بنیاد پر جو ہے وہ آرڈیننس جاری کر دیا کہ ریٹائرڈ جج بھی تعینات ہو سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی اسی کے پیچھے لگ گیا۔ اگر الیکشن کمیشن ریٹائرڈ ججز سے ٹریبونلز میں کام لیتا ہے تو یہ الیکشن کمیشن 8 فروری جو تھوڑا بہت جو ہے وہ بھرم بچا ہے وہ بھی ختم ہوگا، اور یہ بڑا سوالات اٹھیں گے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ جمعرات کے دن اس حوالے سے کیا کرتی ہے اور کس طرف جو ہے وہ معاملہ لے کر جاتی ہے۔ ایک تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم کیس ہے۔ دوسرا کیس ہے مخصوص نشستوں کا کیس، جس میں 78 مخصوص نشستیں ہیں جو پارلیمنٹ سے لے کر قومی اسمبلی سے لے کر صوبائی اسمبلیز کے پی، سندھ اور پنجاب، ان کی ٹوٹل یہ 78 نشستیں بنتی ہیں جو خواتین کی ہیں اور مائنارٹیز کی ہیں۔ مائنارٹیز کی بہت تھوڑی سی ہیں، تو ان کا فیٹ ڈیسائیڈ ہونا ہے، اور ان کے لیے 24 جون اور 25 جون 2 دن رکھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے۔ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ یہ بینچ عام سماعت جو ہے وہ کر رہا ہے، یہ فل کورٹ جو ہے وہ سماعت ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ بینچ ہی سماعت کرے گا یا باقی جو نئے ججز آنے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر لے گا۔ اگر نئے ججز آتے ہیں تو پھر ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوگی کہ اس معاملے میں
दोबारा से क्या दलाइल होंगे, क्योंकि दलाइल आधे जो है वो काफी हद तक हो चुके हैं, अब दोबारा से दलाइल होंगे। मेरा ये ख्याल है कि जो बेंच पहले समाअत कर रहा है वही बेंच समाअत कंटिन्यू करेगा और वही फैसला करेगा। लेकिन 24 और 25 जून रखा हुआ है, 2 दिन सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब ये है कि ईद के बाद जून के एंड तक इस केस मखसूस नशिस्तों के केस का भी फैसला आ जाना है। अगर तो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलती हैं तो फिर सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, लेकिन अगर ये हुकूमत वक्त को मिलती हैं तो फिर एक बड़ा जो है वो डिजास्टर मैं कहूँगा, या जो भी आप उसको कहें, कि एक हुकूमत जिसको मैंडेट वो पब्लिक ने दिया नहीं, मतलब वो 78 नशिस्तें जो भी हो जाए वो जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद को या हुकूमत को किसी सूरत नहीं मिल सकती, क्योंकि ये जो 78 नशिस्तों का मैंडेट है वो पीटीआई को पब्लिक ने दिया है। अगर ये हुकूमत के पास जाता है तो फिर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, फिर वो तरह तरह की लेजिस्लेशन, कानून साजी, वो आपको अगले 5 साल में पता नहीं आइन में क्या क्या जो है तब्दीलियां जो है वो नजर आ सकती हैं मुतवक्को तौर पर। लेकिन एक चीज तय है कि ये मैंडेट पीटीआई को दिया गया है 78 नशिस्तों का, ये उनको ही मिलना चाहिए। ये हर 4 सूरतों में जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनको नहीं मिल सकता, ये मेरी थिंकिंग है। लेकिन देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 24 और 25 जून को इस पर समातें करके किस एंड पे और किस लॉजिकल एंड तक पहुंचती है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से क्या करती है। इसके अलावा इद्दत केस का जो 21 जून के लिए एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने मुकर्रर किया हुआ है, 21 जून को इद्दत केस की समाअत होनी है। अदालत ने यह करार दिया है, जो समाअत थी ईद से कबल, तो उसमें कि अगर जो खबर मानिका हैं या उनके वकील 21 जून को नहीं आएंगे तो जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हम फैसला कर देंगे। और जो इद्दत वाला केस है इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी ने मरकजी अपील का फैसला होने से पहले सजा मुअत्तली की दरखास्तें दायर की हुई हैं, और उन्होंने ये कह रखा है कि हमें जमानत पर रिहा किया जाए। अब 21 जून को फैसला होता है या नहीं होता, लेकिन एक चीज तय है कि 28 जून से पहले पहले सजा मुअत्तली की इमरान खान और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर फैसला हो जाएगा। तो गोया ईद के बाद यह भी एक बड़ा फैसला होगा, ट्रिब्यूनल, मखसूस नशिस्तें और इद्दत जो है वो इब्तदाई तौर पर फैसला हो जाएगा। और फिर इद्दत की जो अपीलें हैं इद्दत केस की, वो भी तकरीबन 20-22 जुलाई तक उनका फैसला भी होना है। लेकिन ये 3 बड़े फैसले अब ईद के बाद आपको हफ्ते में जो होते हुए नजर आएंगे, और इसमें क्या होगा ये अब देखने वाली बात है। आखिरी जो हमारा इसमें है कि इमरान खान की क्या दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है, अल्टीमेटली बिल्कुल हो सकती है। उसकी वजह मैं आपके सामने रखता हूं। इद्दत केस में अगर 21, 22 या 24 जून को इमरान खान की सजा मुअत्तल हो जाती है अगर, और उनको जमानत पर रिहाई मिल जाती है, तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त तक इमरान खान साहब के खिलाफ एक ही केस है जिसमें वो जेल में है और किसी केस में गिरफ्तार नहीं है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दी थी एक केस बनाने की, फिर जो एफआईए है वो अलग से एक केस 1971 की उस जो डॉक्यूमेंट्री और वीडियो जो अपलोड हुई थी इमरान खान साहब के एक्स के पोस्ट हुई थी उस पे, उसके हवाले से एक तहकीकात कर रही है। फिर नैब तोशाखाना केस में तहकीकात कर रही है, उसमें अगरचे जो पीटीआई की जानिब से अगर थोड़ी सी कोशिश की जाती और पीटीआई कोशिश करती कि उनकी जो दरखास्तें हैं बुशरा बीबी और उनकी इमरान खान साहब की वो जल्दी मुकर्रर हो जाती तो वो मुकर्रर हो सकती थी, लेकिन वो मुकर्रर नहीं हुई। उन पे स्टे भी हो सकता था लेकिन वो स्टे नहीं हुआ। तो अब मामला ये है कि अगर तो ईद के दूसरे तीसरे दिन वो मुकर्रर होती हैं, इनको स्टे मिल जाता है, तो फिर तो तोशाखाना वाला मामला रुक जाएगा। लेकिन इन तीनों केसेस में कहीं ना कहीं एक तो गिरफ्तारी जो है वो हो सकता है गिरफ्तारी के स्टेज पर ले जाएं कि इसमें एफआईआर होगी, हमने गिरफ्तारी डाल दी है, तो गिरफ्तारी डालते हैं। अगर नैब के केस में गिरफ्तारी होती है तो इमरान खान साहब 40 दिन तक उनका फिजिकल रिमांड जो है वो जा सकता है, मतलब मैक्सिमम, और मिनिमम 30 दिन 35 दिन हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आप एलिजिबल ही नहीं होंगे जमानत के लिए अगर नैब के केस में गिरफ्तारी होती है। एफआईए के केस में या दूसरे पुलिस के केस में गिरफ्तारी होती है कि फिर 14 दिन का रिमांड है। इसी तरह हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी, उनकी जब साइफर केस में पता चला, ऐसे लग रहा था कि वो जमानत हो सकती है उनकी, लेकिन उसमें हुआ क्या, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनकी साइफर केस में जो कंक्लूजन या फैसला होने से चंद दिन पहले उनकी 9 मई के कुछ मुकदमात में जब गिरफ्तारी आ गई।
اور اس کے بعد ابھی تک وہ ریمانڈ اور باقی چیزیں ضمانت ابھی ان کی لگی ہوئی ہے. لیکن وہ آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا کہ جس میں گرفتار ہے، لیکن جب سائفر کنکلوڈ ہونے لگا تو وہ گرفتاری ہو گئی. تو اس لیے اگر عدت والے کیس میں عمران خان صاحب کو یہ ملتی ہے تو اس سے پہلے گرفتاری کے چانس بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اس گرفتاری کو قانونی محاذ پہ روکنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. عید کے دن دوبارہ سے آپ تمام لوگوں کو، ہمارے دیکھنے والے ملک میں اور بیرون ملک جو اوورسیز پاکستانی ہیں، تمام کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. اللہ حافظ.